जिस तरह से पहले देवेंद्र आप जो कह रहे थे सेलिब्रेशन, जी वही है बचत उत्सव। बिल्कुल वही चीज़ है ही। और उसी मूड में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन करने, तो समझा जा सकता है कि पहले जो उन्होंने चीज़ें बताई पिनाज, अगर उसको सेक्टर वाइज बांट के देखिए कि इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ एमएसएमई को क्या फ़ायदा होगा, तीसरे कंडीशन में कि सेंटर और स्टेट इन दोनों को क्या कुछ करना है आगे के लिहाज से, और चौथी चीज़ कि इंडिविजुअल के तौर पे हर नागरिक को क्या कुछ करना है। इसमें जो एमएसएमई वाली बात पिनाज आप देखें तो जिसको उन्होंने जितना ज़्यादा हाईलाइट किया वो इस लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को होना है। और एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई दूसरा सेक्टर है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, और ये वो ताकत है जिसके चलते ऐसे समय में जब विश्व में कई सारी इकॉनमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, कोविड के दौर में और या युद्ध के विभीषिका वाले दोनों प्रभाव को अगर एक साथ जोड़ के देखें, वहाँ भी भारत की इकॉनमी चमकती हुई नजर आई। तो उसके पीछे एक बड़ी ताकत ये थी कि आपकी जो इकॉनमी है वो एमएसएमई पे ज़्यादा बैंक करता है, और उसी चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया। तो कुल मिलाकर नए टैक्स रिफॉर्म से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीद की जा सकती थी कि हाँ देश को और इन सारी सेक्टर्स में किस तरह से आप आगे का रोड मैप बताना चाहते हैं, उसी काम को उन्होंने किया है एकदम से सेलिब्रेशन वाले मोड में। तो बचत उत्सव शुरू हो गया है। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, बिहार के चुनाव भी हैं और बचत उत्सव में उन्होंने बता दिया है कि भाई हर किसी का मुंह मीठा होगा। अब जब मुंह में मिठास आएगी तो फिर वोट भी आएगा ही। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक प्रभाव तो किसी भी सरकार के काम का होता है, और जब कोई सरकार ऐसा काम करे जिसका तुरंत असर दिख रहा हो तो तुरंत का तो ज्यादा याद रहता है। अब एक चीज जो बार बार लोगों के ध्यान में, मतलब वैसे तो नहीं रहती है, आलोचना के तौर पर क्या होता है कि सरकार की नीति है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैं अपनी याद में पहली बार देख रहा हूं कि सरकार ने एक निर्णय लिया, इस सरकार में, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में पहले ये हुआ था, इस सरकार में भी फर्स्ट टाइम है कि सरकार ने एक निर्णय लिया और वो ये चाहती है कि वो जो रिसीविंग एंड पे खड़ा है, यानी जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो रिसीविंग एंड पे खड़ा हुआ आदमी है, उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए। वरना होता क्या था कि हम लोगों ने तो ये लगातार खबरों में देखा है ना, मैं तो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रहा हूं तो मुझे ध्यान में है कि आरबीआई ने तो घटा दिया, लेकिन बैंक नहीं घटाएंगे। आरबीआई ने बढ़ाया, उससे पहले बैंक बढ़ा देते। तो पिसता कौन था? जो आम नागरिक था, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो इस देश की पहचान है, जो हम भारत के लोग, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी इस बार तय करके बैठे हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने बार बार ये कहा कि कोई भी रुकना नहीं चाहिए और हम 22 सितंबर से मैकेनिज्म शुरू करेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमने सांसदों को कहा है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए कि जो टैक्स छूट है वो पूरी की पूरी मिल रही कि नहीं। यानी कोई ऑटोमोबाइल का डीलर है, कोई और डीलर है, कोई दुकान वाला है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फाइन प्रिंट है, और इस सरकार के कामकाज में भी अगर ये पूरी तरह से दिखे, क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज हमने देखी कि नरेंद्र मोदी ने अपने तौर पर बहुत बेहतर किया, लेकिन नीचे आते क्या हुआ, उसका जो इफेक्ट आना चाहिए था, उसका जो परिणाम होना चाहिए था, वो नहीं मिला। और 12,75,000 की टैक्स छूट मिडिल क्लास वाले को और नीचे से लेकर ऊपर तक वाले को अगर कहें कि ये सामान सस्ता हो जाए, तो 70-80% को साध लेने की ये एक कहें कि ये जो पूरी तो कवायद विपक्ष के पास से सीधे विनोद जी मुद्दा जो है वो महंगाई का कहीं ना कहीं उनसे खींच लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आपको रोजमर्रा में दूध लेने जाएंगे तब पता चलेगा। बिस्किट लेंगे, अखिलेश जी को भी जवाब मिल गया होगा पार्ले जी के बिस्किट के साइज का, तो उनको भी महसूस होगा। तो हर आदमी को हर कदम पे इसका इफेक्ट फील होगा। देखिए, महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा अस्थायी किस्म का मुद्दा है। कीमतें बढ़ती हैं, विपक्ष शोर मचाता है, और जब तक चुनाव आता है कीमतें घट जाती हैं। तो महंगाई कोई स्थायी मुद्दा कभी रहता नहीं है, कभी कभार ही होता है। और जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो हम लोगों ने जिस दिन ऐलान हुआ था उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 15 अगस्त की बात भी है, और उसके बाद कि क्या इसका लाभ नीचे तक पहुंचेगा। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं पेट्रोलियम पदार्थों का। पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती थी, कंपनियां तुरंत बढ़ा देती थी। कीमत कम होती थी, उसका कोई लाभ नहीं मिलता था। रूस का तेल हम सस्ता खरीद रहे हैं और हमारी कंपनियां जो है उसको रिफाइन करके बाहर भेज रही हैं, बेच रही हैं। आम आदमी को उसका 1 रुपए का फायदा नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो यही चुनौती इस मामले में भी है। निश्चित रूप से सरकार एक मैकेनिज्म बना रही होगी और बनाएगी। उस दिन निर्मला जी से भी सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे, देखेंगे, करेंगे। क्योंकि ये क्या है, कंपनियां इसमें सोच रही हैं कि भाई ऐसा करो कि कीमत मत घटाओ, थोड़ा प्रोडक्ट का वजन बढ़ा दो, या कीमत अगर घटाओ तो थोड़ा वजन कम कर दो। अगर 1000 ग्राम का पैकेट है तो उसको 950 ग्राम कर दो।
तो कौन तोलने जा रहा है। तो ये जो चालबाजियां हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े लंबी लंबी तनख्वाहें लेकर के उनके जो बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं इन्हीं सब कामों के लिए, तो ये देखना कि जो बचत उत्सव है या सस्ते दिन जो आपने एक टर्म दिया है, इसका लाभ जब आम आदमी को मिलेगा तभी लोगों को रियलाइज होगा। तो ये एक चुनौती सरकार के सामने है, और सरकार, मुझे लगता है जो भी प्रधानमंत्री जी के संबोधन से जो एक संकल्प दिखा, जिस तरह से बोल रहे थे, तो मुझे लगता है सरकार जरूर इस दिशा में गंभीर होगी, और आने वाले समय में 1-2 महीने में इसका हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता लगे कितना इसका असर हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि मोदी जी खुद आए हैं बताने के लिए, बचत उत्सव का ऐलान करने, सबका मुंह मीठा कराने के लिए। आरती जी, तो साफ है कि वो चाहते हैं कि ग्राउंड तक, एक एक आदमी तक ये मैसेज जाए कि देखिए हमने आपके लिए सब कुछ सस्ता कर दिया है, हमने आपको तोहफा दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप रिटर्न गिफ्ट दे दीजिएगा। देखिए, एक तो ये कि प्रधानमंत्री का एम्फेसिस स्वदेशी पे बहुत अच्छा था, और सिंप्लीफिकेशन जो जीएसटी की होनी चाहिए थी, जिसके बारे में कई सारे स्पेशलिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने कहा भी था, इस सरकार में एटलीस्ट ये कैपेसिटी है कि अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन उनको लग रहा है वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, और प्राइम मिनिस्टर ने वो दिखा दिया कि जीएसटी को सिंप्लीफाई किया। और आज की डेट में बिल्कुल वो जो बेनिफिट विनोद जी भी बात कर रहे थे कि ओवरऑल जब भी ऐसी सिचुएशन हुई कि हमको विंडफॉल्स मिल रहे थे अलग अलग सिचुएशंस में, वो पेट्रोल हो या कोई और सिचुएशन हो, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और कॉरपोरेशंस, बिल्कुल कॉरपोरेशंस भी जो अपने मैकेनिज्म और बैरियर्स लगाती है कि वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करें, उसकी वजह से भी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये बचत का ये फेस्टिवल है और बचत करनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि जिस तरह से कंज्यूमरिज्म जो है इस पूरी सोसाइटी में घुस चुका है, और जैसे जैसे चीज़ें सस्ती होती है आम जनता के लिए भी, बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो। फेंकने का वेस्टेज जो होता है, काफ़ी चीज़ें वेस्ट हो जाती है उसमें, वो भी। तो प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन के करके कहा कि बचत मतलब कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप खुद अपनी सेविंग्स करें। वो अब सरकार तक नहीं है, आप कितने टूथपेस्ट खरीदते हैं, कितने ब्रश खरीदते हैं, कितना ये खरीदते हैं, वो आप तक है। सरकार को जो करना था कि उन्होंने सिंप्लीफाई करके टैक्स जो है बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक एसेंशियल्स पे जो है वो कर दिया है। आप तक है कि आप अपने लिए बचाएंगे कि नहीं। अभी की जो जनरेशन है, जेन जी फॉर एग्जांपल, वो बचाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। वो अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड माँ बाप का लेके लगातार शॉपिंग करते हैं, और जैसी और चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो वो बल्क में चीज़ें खरीदेंगे। तो क्या वो सेविंग्स जो है, सेविंग्स का जो इफेक्ट है या एक्सपेक्टेशन है वो होंगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो बचत तो दे दी है, छूट तो दे दी है, लेकिन सबसे पहले बात देवेंद्र, उसका मैसेज ग्राउंड तक जाएगा कि नहीं, और ग्राउंड तक वो फील होगा, उसके बाद फिर वोट में भी असर डालेगा कि नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज भी तो है ना। बिल्कुल पिनाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपोजिशन ने एक तरह से जीएसटी को पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बना दिया जाए और वही क्रेडिट उन्हीं को दे दिया जाए, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कि जिस प्रकार की आलोचना राहुल गांधी लगातार करते रहे जीएसटी को लेके, गब्बर सिंह टैक्स है, तो उसमें देश में तो किसी को ये भ्रम नहीं रहा होगा ना कि ये टैक्स व्यवस्था किसने लागू किया, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों उसी रूप में भागीदार हैं। अब जैसे जब मुख्यमंत्री थे तो जो उनके रिजर्वेशन थे, वो रिजर्वेशन क्या थे, जबकि ये सही बात है कि यूपीए के समय का जीएसटी का जो प्रारूप था पिनास, वो बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला था। उसमें सिर्फ 2 टैक्स स्लैब थे और बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला था। लेकिन भारत जैसे राज्य, भारत जैसे देश में जहां अलग अलग राज्य की अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी समस्याएं थीं, वहां ये सिंप्लीफिकेशन चल ही नहीं सकता था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। जैसे तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में सवाल किया था कि जो रेवेन्यू लॉस होगा वो आप कैसे उसकी भरपाई करेंगे। दूसरी चीज़ कि राज्यों का से क्या होगा। तीसरी चीज़ कि अगर कोई भरपाई की चीज़ आप सोचे भी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये सारी चीज़ें उस समय नहीं थी। मतलब क्या था कि सिंप्लीफाइड तो था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, जिसके चलते वो लागू नहीं हो सका। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट ने ही विरोध किया था, तब तमिलनाडु ने भी विरोध किया था, तब
पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी विरोध किया था, बंगाल ने विरोध किया था। ये सभी विपक्षी दलों की तब की सरकार थी बीजेपी के अलावा। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, वो जब जीएसटी लेके आए तो उन्होंने ये बताया कि एक तो राज्यों का जो राजस्व में नुकसान होगा उसकी गारंटी केंद्र ये देता है कि आपके राजस्व में 14% का इजाफा अगले 5 सालों तक होगा, उसकी गारंटी है। जो भी कमी होगी वो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगा। राज्यों की का से रहेगा कि नहीं, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनी, जिसमें राज्यों का जो वोट वेटेज है वो 67% कर दिया गया, यानी कि केंद्र चाह के अपने हिसाब से नहीं कर सकती। केंद्र के पास सिर्फ 33% बचा, तो उसके लिए ज़रूरी था कि कोई भी फैसला लागू होना हो तो केंद्र और राज्य दोनों सहमत हों। तीसरी चीज़ कि बड़े राज्य हों या छोटे राज्य हों, सबकी सुनवाई का अधिकार। जो बड़े राज्य हैं ऐसा नहीं था उनको छोटे राज्य के साथ खड़ा कर दिया गया, उनके वोट वेटेज में बहुत का फर्क था। तो इन सारी चीज़ों के मार्फत जब उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रारूप बनाया, वो ये व्यवस्था आई, और वैसे कंडीशन में इसका राजनीतिक लाभ ना मिले ये कैसे हो सकता है। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि एमएसएमई बड़ा फोकस, इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को फायदा होगा वो बड़ा फोकस, तो ये तो फायदा होना ही होना है। और जिस रूप में सरकार इसको कम्युनिकेट कर रही है और बीजेपी ग्राउंड पे लेके जा रही है, एक एक व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा काम है। जैसे पीएम ने अभी जो उदाहरण दिया कि पहले क्या होता था कि यहाँ से यूरोप से हैदराबाद आना, और आप सोचिए कि जैसे छोटे उदाहरण समझिए कि गुजरात से सामान गया, वहाँ पे टैक्स लगा, और उसके बाद जब दूसरे राज्य में गया, टैक्स लगने के बाद की जो कीमत होती थी फिर वहाँ पे वो वैट लगता था, मतलब आप टैक्स पे टैक्स दे रहे हो। तो इस तरह की जटिल व्यवस्था को खत्म करने के बाद अगर ये प्रारूप लेके वो आए और उसका दूसरा रिफॉर्म का स्टेज ये लेके आया है, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलना ही मिलना है, इकोनॉमी को भी, और वोट के तौर में तो वो कन्वर्ट होता ही है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक बड़ी समस्या तो हमेशा ही रहती है, और उसको ये एड्रेस करते हुए देख रहे हैं। तो अब तेजस्वी और राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं बिहार चुनाव में, क्योंकि बीजेपी तो अपना मैसेज लेकर ग्राउंड तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं चढ़ती है, उसके पास पूरा काडर है, व्यवस्था है। देखिए निश्चित तौर पर, और मुझे कई बार लगता है ना कि विपक्ष मुद्दों को सही तरीके से जनता के सामने भी नहीं रख पाता है। नरेंद्र मोदी उसका भी लाभ ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब जब आप आज के समय में महंगाई चिल्लाएंगे तो ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी जो विनोद जी ने भी कहा और आप सभी कह रहे हैं कि वो हमेशा मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा असर कब करता है, जब आपको लगने लगे कि ये है, या फिर आंकड़ों में दिखने लगे। कमाल की बात ये है कि यूपीए और एनडीए के शासनकाल की अगर बात करें, यूपीए और मोदी एरा की, तो मोदी एरा में महंगाई दर भी कम रही और ग्रोथ रेट उसके लिहाज से बेहतर रही। एक समय में भले यूपीए के समय में ग्रोथ रेट ज्यादा हुई थी, लेकिन उस वक्त महंगाई दर 13 और 15% की थी, यानी अगर कहें कि आपका हाथ में क्या आ रहा है। अब इसको आगे ले जाके देखें, जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया है। जनता को यह साफ साफ समझ में आएगा, ये पहला उत्सव है जो खरीद के बचत होगी, बिना खरीदे बचत नहीं होने वाली। इसको थोड़ा स्पष्टता समझिए। ये बचत उत्सव ये खरीद के बचत वाला है, जब आप कुछ खरीदने जाएंगे, आपकी जरूरत का सामान सस्ता है, इसलिए आप जब खरीद रहे हैं तो आपको बचत हो रही है, यानी आपकी जरूरत की चीज पे आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, टैक्स नहीं। बिहार जैसे राज्य में जब ये भारतीय जनता पार्टी अभियान के तौर पर लेती है, जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बात करते हैं, जिसे विपक्ष इसका मजाक बना सकता है, सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि अरे ये तो वही बोल दिया जो हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था, अनुमान लगा लिया था, लेकिन वहां की जनता जब सुनेगी तो कहेगी हाँ भाई ठीक तो बात है, ये तो पहले इतने का मिलता था, अब इतने का मिलेगा, तो अब हमको ठीक लग रहा है। और ये पूरी चेन पर दबाव होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर। और एक बात और उन्होंने अंडरलाइन करके कही कि ये सिर्फ एक तरह का विकास नहीं है, केंद्र के लिए नहीं है, राज्यों की विकास में हिस्सेदारी होगी, एस्पिरेशनल जो इंडिया है उसको इससे मदद मिलेगी, और हमारे पूरे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो टैक्स और टोल का जाल है, जिसको हम कहते हैं ना भाई कि अगर आप कोई काम करने निकले, जो बेंगलुरु हैदराबाद वाला यूरोप वाला उदाहरण दिया, तो क्यों कोई ट्रक से लेकर आएगा सामान, उसको उन्होंने कहा कि टोल और टैक्स का जाल हम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब इंडस्ट्री के लिए हम एक अच्छा बढ़िया माहौल बना रहे हैं जिससे कि ये आगे बढ़ सके। विनोद जी, नीतीश जो हैं वो अपनी पॉलिसीज के जरिए जनता तक लाभ पहुंचा रहे हैं, और यहाँ मोदी जी जो हैं अलग तरह का लाभ दे रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए। तो जब डबल लाभ मिलेगा, और मोदी जी ने याद दिला दिया और टैक्स वाला लाभ भी, तो उसके बाद फील गुड तो होगा। नहीं, निश्चित रूप से डबल इंजन का मामला है ना, मतलब कोयला नीतीश जी भी डाल रहे हैं उस इंजन में, तमाम सारी सरकारी योजनाओं के जरिए, और रोज घोषणा कर रहे हैं, और ये जीएसटी का एक बड़ा मतलब जो है जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा चंक जो है लाभ के रूप में केंद्र सरकार ने दिया है। तो और इसको प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो तो बिहार के चुनाव में बाकायदा इस मुद्दे को ले जाएंगे नीचे तक। लेकिन जो अभी आरती जी ने कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और जो हर्ष जी ने कहा, मैं दोनों को मिला के कह रहा हूँ
ये खरीद का पर बचत है, खरीद तो बचत। और आरती जी ने कहा कि हमारे ज़्यादा खरीदने का आदत है। अब मान लीजिए मैं 1 किलो आलू हमारी ज़रूरत है, मैं आलू का उदाहरण दे रहा हूँ, और हम सस्ती हो गई तो हम कहें 5 किलो खरीद लो, तो बचत कहाँ हुई, पैसे तो ज़्यादा लग जाएंगे, अब वो आलू रखी रहेगी। तो मैं अब अगर टूथपेस्ट हमारे नहीं सर, ये सेल थोड़े दिन की थोड़ी है, तो पूरा है तो नहीं। हाँ, आदमी कंपल्सिव बाय तब करता है जब ज्यादा, जब नहीं, आप कि भाई बात ये सही 3 है। दिन की सेल है, आपकी बात ये तो सही। पूरी है ना। नहीं, बिल्कुल पूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक प्रवृत्ति है कि अच्छा भाई सस्ता हो गया, चलो consumerism पांच पैकेट टूथपेस्ट ले लो भैया, पहले 3 में ही काम चल जाता था। लेकिन मैं उसको नेगेटिव रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इससे एक फायदा जो होगा इस खरीदने से और इस खरीदने की वजह से, कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, एमएसएमई जो है, जो जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की, उसको जो, चूंकि बहुत सारे एमएसएमईज जो इंटरनेशनल मार्केट टैरिफ की वजह से उनका डाउन हुआ है, उनको एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट मिलेगा, और भारतीय जो घरेलू बाजार है वो मजबूत होगा। तो जब घरेलू बाजार मजबूत होगा तो जाहिर है कि रोड टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। देखिए टैक्स कलेक्शन आपने मान लीजिए हैवी टैक्स लगा दिया, जैसे एक मुर्गी हलाल कर दी, लेकिन अगर आप उसी को, जैसे जो कहा गया है हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में, कि पराग जैसे मधुमक्खी चुनती है ना, वैसे राजा को कर लगाना चाहिए। तो ये वो चीज़ है कि भाई बल्क में टैक्स नेट बढ़े, लोगों पे करों का दबाव कम हो, लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़े। तो जब घरेलू मार्केट बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, बाजार में बिक्री बढ़ेगी। मैं तो अर्थशास्त्र आदमी हूँ नहीं, हर्ष जी हमें ठीक करेंगे कहीं गलती हुई नहीं सर, बिल्कुल तो उसमें जो है उतना ही रेवेन्यू बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टेट का भी फायदा होगा, एमएसपी इंडस्ट्री का भी फायदा होगा, और देश का भी फायदा होगा, अर्थव्यवस्था का फायदा होगा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालीन योजना है, चुनावी लाभ तो हम लोग बिहार को ले, ये चुनाव से आगे की चीज़ है। ये चुनाव तो ठीक है, तात्कालिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये चुनाव से बड़ी चीज़ है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है देश के विकास के लिए। बिल्कुल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, एमएसएमई मार्केट में पैसा भी फ्लो होगा। विनोद जी ने कहा उसको मैं एक फैक्ट के तौर पर बता देता हूँ। इसी सरकार ने जब जीएसटी लागू किया और पहले जो टैक्स था उससे टैक्स कम हुआ, टैक्स कम होने के बाद भी जो 84,000 करोड़ का एवरेज था वो कलेक्शन हो गया 2 लाख प्लस करोड़। यानी एक, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि अगर एक आंकड़े की बात करें, जो आपका जीएसटी टैक्स नेट के दायरे में 65 लाख लोग आते थे, वो बढ़कर हो गया 1.5 करोड़ के ऊपर। तो आप जब किसी भी चीज का नेट बढ़ाते हैं, आपको लगेगा ना कि हाँ भाई हमारा जो जा रहा है वो ठीक है। तो ये जो विनोद जी कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है। बस हाँ ये जरूर है कि जब हम कह रहे हैं कि बचत उत्सव, तो फिर मैं कह रहा हूं खरीदने के लिए ही मोदी जी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि खरीदना बंद कर दे, खरीदिए, लेकिन हाँ समझदारी से। तो जाहिर है कोई कार खरीदने जाएगा, 1.5 लाख जो कम हो गई रोजमर्रा तो- की चीजें भी सस्ती हाँ, हुई है ना, वो तो बिल्कुल। खरीदेगा ही आदमी, एक उससे बिना चलेगा कैसे। एक चीज जो भी हर्ष जी ने कही थी पिछले सत्र में कि नो टैक्स रिजीम की तरफ मोदी जी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स है, 30% इनकम टैक्स है, आदमी 1 करोड़ रुपए कमाता है तो 30 लाख उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर वही आप 10% कर दें तो कितने लोग जो है, मैं नाम, कितने लोग जो चोरी करते हैं टैक्स, क्यों कहेंगे यार 10%, 10 लाख रुपए दे दो 1 करोड़ में, आराम से 90 लाख खर्च करो मस्ती के साथ वाइट का पैसा, तो आपको टैक्स रेट एकदम बढ़ेगा। तो ये जैसे जैसे आप करों का ढांचा सुधारते हो और उसकी दर कम करते हो, तो टैक्स का नेट बढ़ता है, और रेवेन्यू कम नहीं होता, रेवेन्यू बढ़ता है। ये मेरा अपना आंकड़ा है। ठीक है आरती जी, मानना है। दिल्ली के चुनाव से पहले इनकम टैक्स स्लैब के रिफॉर्म्स आए थे, अब ये आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चुनावी मुद्दा तो बनेगा, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नजरिए से आए हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा बनेगा, विपक्ष इसकी क्या काट लेकर आ पाएगा? देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल वही करेगा जो करता आ रहा है, इसको भी डिसमिस करेगा कि ये रिफॉर्म जो है इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है। वो अपना नैरेटिव तो चलाएंगे, लेकिन रियल टर्म्स में हाँ, आम जनता को ये फ़र्क महसूस होगा। इनफैक्ट गरीब जनता सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट लेगी, और वो मुझे लगता है कि वोट कैचर रहेगा बिहार में। बाकी ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, वहाँ कास्ट है, वहाँ अलग अलग पार्टीज़ है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, पर इसका भी मुझे लगता है एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पूरी कंट्री में, अब देखिए यहाँ तो हमेशा इलेक्शंस होते ही है, बिहार के बाद फिर आगे असम, वेस्ट बंगाल, बड़े सारे इलेक्शंस होंगे।
वो एक तरफ छोड़ दीजिए। मुझे लगता है ओवरऑल ये वाकई जीएसटी का जो रिफॉर्म है वो इंडिया की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी था, नेसेसरी था। और जो एम्फेसिस स्वदेशी पे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, बेशक आप खरीदेंगे, ये बचत फेस्टिवल तो है, खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने आपको एक रिमाइंडर भी दिया है कि आप क्या खरीद रहे हैं। आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप अमेरिकन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी संकेत दिया कि हमारी जो रिलायंस है या जो एक्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं हम चाइना से या बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, वहाँ पे रिलायंस जो है वो उसमें रिडक्शन होनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि रिफॉर्म के नज़रिए से ये बहुत अच्छा स्टेप है। बिहार में इनको ज़रूर इसका बेनिफिट होगा, कितना होगा वो कहना अभी मैं कहूँगी वो प्रीमेच्योर है, क्योंकि हर इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होता। बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर सस्ता होगा सब कुछ, बचत उत्सव होगा, साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसकी जरूरत महसूस हो रही थी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी जिस तरह से हम एक क्रंच देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो उस दिशा में आने वाले कुछ वक्त में वो आउटकम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल प्रेरणा, जो उसमें मकसद ही यही था, जैसे इंडिविजुअल के पास सिंपल वे में समझा जाए कि इंडिविजुअल के पास अगर बचत हो रही है तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन कराना होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कराना होगा तो ज़्यादा जॉब का क्रिएशन होगा, ज़्यादा जॉब का क्रिएशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि रोज़गार को लेके जो एक समस्या रहती है, बेरोजगारी को लेके, वो कितनी मुफीद होगी ऐसी स्थिति अगर आए तो ये सारी चीज़ें इतना अहम थी कि उस लिहाज से इस मोड़ पे करना एकदम से ये ज़रूरी था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पिछले 2-3 सालों के अगर देखें तो जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो क्योंकि क्रमशः सुधार की तरफ वो जा रहा था, तो उनकी ये कोशिश थी कि केंद्र और राज्य से इस मुद्दे पे एकदम से सहमत हों कि सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब आए और वो जल्द से जल्द उस काम को किया जाए। अब वो स्थिति आ गई है और जैसा कि पहले हम लोगों ने बातचीत की कि अगर 56 जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, इसमें सिर्फ 2 या 3 अवसर पे मतदान की नौबत आई, अन्यथा सर्वसम्मति से सब फैसला हुआ है। और जो मतदान भी की नौबत आई, जैसे पहली बार 38वीं बैठक में जब मतदान की नौबत आई थी तो उसमें भी 21 का बहुमत था जो कि उस फैसले के पक्ष में था जब वो फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर, और वो लॉटरी को लेकर था वो फैसला, कुल मिलाकर केंद्र और राज्य दोनों सेम पेज पे रहते हुए भारत जैसे जटिल देश में, जटिल इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से, जटिल कौन सा राज्य उपभोक्ता है, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन मतलब उत्पादन कर रहा है, कौन उपभोक्ता है, उसमें भी बहुत बड़ा एक फ़र्क रहता है। और उस कंडीशन में इस प्रकार के टैक्स स्लैब को लेके आना जो सबके लिए स्वीकार्य हो, आम जनता के लिए फ़ायदेमंद हो, एमएसएमई के लिए फ़ायदेमंद हो, एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदेमंद हो, और ये तो फैसला ऐसा है ना जिसमें हर हाउस होल्ड को इसकी बचत होनी है। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस है, मान लीजिए अगर आपको फायदा हो रहा है इंश्योरेंस में 0% इंश्योरेंस हो रहा है तो वो तो हर व्यक्ति को मिलना ही मिलना है, फायदा अमीर हो गरीब हो। तो ये एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तरफ ये इसको नीड के तौर पे देखा जा रहा था, और उस काम को इतना स्मूथली करा लेना निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है जिसका फायदा आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। चलिए, तो आप घूमने जाएंगे तब भी आपको महसूस होगा, मोदी जी ने बताया कि होटल जो है उनका भी स्लैब जो है वो कम हो गया है, तो घूमने जाएंगे तो भी महसूस होगा, सामान खरीदने जाएंगे तो भी महसूस होगा, इंश्योरेंस लेंगे तो भी आपको बचत महसूस होगी, लेकिन खर्चा करिएगा तो बचत महसूस होगी। हर्षवर्धन जी, एक बात और कही मोदी जी ने कि आधार जो है हमारे समृद्धि का वो एमएसएमई रहा है। बिल्कुल। तो एमएसएमई को इस स्लैब रिफॉर्म से क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, पिछले कुछ समय में एक ये मुश्किल रही है कि डिमांड बहुत स्लगिश रही है, पिछले कुछ समय की गंभीर समस्या है। और उसके पीछे कई बार ये कहा जाता है ना, क्योंकि भारत में जिस तरह की इकोनॉमी है, यहाँ लोग बचत के स्वभाव उनका है बचत का, लेकिन जो हाउस होल्ड सेविंग थी वो खत्म हो रही थी, कई जगह पर उनके खर्चे जो बढ़ रहे थे और उसकी वजह से डिमांड पर असर पड़ रहा था। अब ये अगर जो बचत हो रही है, और ये ठीक ठाक सी बचत है, मतलब सभी आइटम्स पर आप देखिए ना तो पानी की बोतल पे भी 1 रुपया बच जा रहा है, ये स्थिति है। तो अगर 15 रुपए में 1 रुपया बच रहा है तो देखने में लगता है कि अरे 1 रुपया तो कम हुआ, लेकिन इसका आप रेशियो निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। वो सीधे सीधे छोटे उद्योग बना रहे हैं, और ये वो छोटा मझोला उद्योग है जो कोविड के समय में बहुत परेशान था, ढेर सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई। हालांकि उस पर मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई तो मैकेनिज्म बनाना चाहिए। वो जो एनसीएलटी में और ट्रिब्यूनल में मामले जा रहे हैं ना, वो अभी भी बहुत हैं, सरकारें नहीं उसको ठीक कर पा रही, जो इन्होंने लोन लिया फंस गए उसको बहुत नहीं निकाल पा रही, कोशिश किया इन्होंने,
लेकिन ये जो डिमांड ग्रोथ आएगी, ये जो कंजम्पशन ग्रोथ आएगी, ये सीधे सीधे एमएसएमई को लाभ देने वाली है। और एमएसएमई का बड़ा सीधा सा मतलब हुआ कि जहां छोटी फैक्ट्री लेकिन लोग ज्यादा, रोजगार ज्यादा, ऑटोमेशन कम, वो ज्यादा लाभ देगा। चलिए, तो जो महंगाई और रोजगार का सवाल था, क्या इन रिफॉर्म से वो सुलझता हुआ दिखेगा? कम से कम बचत महसूस होगी। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं बचत उत्सव है, आप भी शामिल होइए, सबके घर में ये बचत महसूस होगी।